ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के ऊपर एक बार फिर से बात करें क्योंकि आपको भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहता है और हम ज़्यादातर लोगों को कोशिश करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में एजुकेट करें क्योंकि एक बेहतर डेस्टिनेशन है। अकाउंटेंसी की या अकाउंट्स एंड फाइनेंस के डोमेन को बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड आप कह लेंगे और सबसे ज़्यादा लोग इसके अंदर पाए भी जाते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा एमकॉम हो या हमारा MBA हो नॉर्मली अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर, वो मीटअप नहीं करता इस अकाउंटेंसी पाकिस्तान से खास तौर पे। और ताजुब की बात भी यही होती है कि कंसल्टेंट्स ने उनको कह दिया होता है कि यू आर गुड टू गो, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट नहीं पता। हाँ, अभी अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन मुल्क है, कनाडा के कंपैरिजन के ऊपर है, एक ही जो है स्टेटस के ऊपर है दोनों कंट्रीज। नाउ लास्टली अकाउंटेंट्स हजरात, अब ठीक है ये सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं, अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन जब वो कट ऑफ की तरफ देखते हैं कि जी पॉइंट्स स्कोर क्या चल रहा है, तो कभी नज़र आता है कि जी शायद 75 है, कभी 85 है, कभी 95 है, तो वो अक्सर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि मेरे शायद कम बन रहे हैं, कट ऑफ ऊपर है, तो कंसल्टेंट क्यों कह रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ और मुझे क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो ये Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk. You are watching Pakistan's first and only immigration podcast in which we discuss almost everything related to immigration. In this episode, we are going to discuss yet again Australian immigration and one of its mandatory requirements which is स्किल असेसमेंट, जो कि पहला स्टेप है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के हवाले से, किस तरह से वो अपना स्किल असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, किस बॉडी के तहत जाया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, कितना टाइम लगेगा, फीसेस क्या इन्वॉल्व हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या आपको रिक्वायर्ड होंगे और क्या कुछ प्रो टिप्स हैं जिनको आप आजमा करके अपना रिफ्यूज़ल होने से बच सकते हैं। To have this very important discussion, we are once again honored to have our CEO and senior immigration consultant, Mr. Adil Ismail, the most recognized face in the immigration industry in Pakistan and as well as the Middle East. And मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को उनसे ज़्यादा बेहतर कोई जानता है। तो आइए आज उनसे इस बेहतरीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस वंस अगेन। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, बस आपकी ट्रैवलिंग जो है वो थोड़ा सा हमारे पॉडकास्ट के अंदर डिलेज ले आती है, कभी आप ऑस्ट्रेलिया, कभी UAE। आज इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ट्रैवलिंग के साथ साथ लोगों के लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं चूँकि सिर्फ ओनर ऑफ द कंपनी या डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नहीं हूँ, सीनियर कंसल्टेंट भी हूँ, तो मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो सारे ही केसेस के ऊपर भी ज़्यादातर होती है। और हर शख्स ये चाहता है कि ना उसको पर्सनलाइज सर्विस भी मिल जाए। तो मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, मैं वो जवाब नहीं देता कि मैं अगर लोगों से मिलना शुरू कर दूं तो किस तरीके से जो है ना वो बात बनेगी। आप 100 आउट ऑफ 100% की जो है वो कोशिश करें। लोगों के साथ मिलना भी ज़रूरी है, लोगों को एडवाइस भी करना ज़रूरी है और लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आज हम ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के ऊपर एक बार फिर से बात करें क्योंकि आपको भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा आना जाना लगा रहता है और हम ज़्यादातर लोगों को कोशिश करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में एजुकेट करें क्योंकि एक बेहतर डेस्टिनेशन है और लोगों की ख्वाहिश भी है। एक तो वेदर अच्छा है, पर वेजेस अच्छी हैं, ऑक्यूपेशंस की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा तवील है। तो आज हम अकाउंटेंसी की तरफ चले आते हैं, अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि इससे पहले यकीनन हमारे नाज़रीन को पता है कि हम एक सीरीज़ चला चुके हैं स्किल असेसमेंट के हवाले से। हम विटेसस के ऊपर बात कर चुके हैं, हम जो है वो मुख्तलिफ और ICT प्रोफेशनल्स के हवाले से बात कर चुके हैं। तो आज हम अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के हवाले से बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि किस स्किल असेसमेंट बॉडी के थ्रू ये प्रोसेस किया जा सकता है, और थोड़ा सा अगर आप शुरू में एक तमीद बांधते हैं कि स्किल असेसमेंट बेसिकली है भी क्या और ज़रूरी क्यों है। देखिए, स्किल असेसमेंट प्री रिक्विजिट है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए, और ये मैं बारहा मुख्तलिफ अपने वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूँ कि सिर्फ 65 पॉइंट्स कर लेने से या आप कैलकुलेट करने से आपका काम नहीं बनेगा अनटिल अनलेस कि आपको ये पता हो कि आपकी ऑक्यूपेशनल रिक्वायरमेंट क्या है। और स्किल असेसमेंट बॉडीज मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया की, उससे गुजरे बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। एक और चीज़ मैं इसमें वाज़ेह कर दूंगा, जिस तरह से न्यू साउथ वेल्स ने अभी अनाउंस किया है कि वो विदाउट एक्सपीरियंस जो है वो लोगों को कंसिडर करेंगे वन ऑफ द वीज़ा क्लासेस के अंदर। इसमें भी थोड़ा सा इबहाम है, लोगों को वही समझ रहे हैं लोग कि बगैर जो है वो एक्सपीरियंस क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं क्लैरिफाई साथ साथ ही करता चलूँ कि जो NSW जैसे जो स्टेट है उसने जब ये अनाउंस किया है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन किस में फॉल करता है। और आज जिस ऑक्यूपेशन को हम बात करने जा रहे हैं वो ऑक्यूपेशन बहरहाल इस पैरामीटर्स को पूरा उतरता है, बट हर ऑक्यूपेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप आ रहे हैं किसी कस्टमर सर्विस मैनेजर की कैटेगरी के अंदर या ऐसी कैटेगरी के अंदर जिसमें वर्क एक्सपीरियंस स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसके बगैर आपका पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल IT वाला जैसे, अब IT को ACS किए बगैर न्यू साउथ वेल्स ने आपको ये नहीं कहा कि आप बगैर स्किल असेसमेंट के आ जाए। इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी समझने की जरूरत है कि स्किल असेसमेंट मैंडेटरी पार्ट है। जैसे कहा गया कि इसके किए बगैर ये पहला स्टेप है, आप आगे नहीं जा सकते ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। तो स्किल असेसमेंट बॉडी में आपने जब अपना ऑक्यूपेशन देखा, ऑक्यूपेशन में आपने देखा कि
अब मैं आईटी से रिलेटेड हूँ, अब आईटी से रिलेटेड मैं जाऊँगा अपनी बॉडी के पास कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट कहता है कि मुझे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए, आफ्टर द 4 years बैचलर्स डिग्री आईसीटी मेजर होना चाहिए, एंड देन जो है मैं पॉजिटिव असेसमेंट ले सकता हूँ। जब मेरा पॉजिटिव असेसमेंट आएगा तभी मैं इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़ सकूंगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेयर एज अगर जब आज के पॉडकास्ट में जब अकाउंटेंसी की या अकाउंट्स एंड फाइनेंस के डोमेन को बात करें, वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड आप कह लीजिए और सबसे ज्यादा लोग इसके अंदर पाए भी जाते हैं, तो इसके अंदर जो बॉडी है वो बेसिकली आईपीए, सीडब्ल्यूए, एनजेड और सीपीए जैसी जो है वो 3 बॉडीज इसको इवेल्युएट कर रही है। ये वाहिद ऑक्यूपेशन है जिसको 3 बॉडीज जो है वो इवेल्युएट कर रही है। तो ये भी जानना जरूरी है, सिर्फ एक बॉडी नहीं है। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो एशियस आ जाता है, इंजीनियर्स की बात करें ईए आ जाता है बॉडी उसकी, और उन सब की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट। तो अकाउंटेंट के लिए ये खास तौर पर है कि वो 3 बॉडीज में से किसी एक बॉडी से भी स्किल असेसमेंट ले लेते हैं। राइट। सो कौन सी बॉडी है जिसके थ्रू मोस्ट कॉमनली अकाउंटेंट्स जो है वो अपना असेसमेंट करवाते हैं? मैं चाहूँगा हम उसके ऊपर ज़्यादा रोशनी डालें ताकि लोगों को बड़ा वाज़ेह समझ में आ जाए कि उसका क्राइटेरिया क्या है। जी, जो लोगों को देखिए, एक तो तीनों बॉडी ही की तरफ आप जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी है वो आईपी है और सीपीए है। इन दोनों बॉडीज के अंदर अप्लाई करते हैं। सीपीए थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, $495 की फीस है, वेयरएज अगर हम बात करें आईपी की तो वो तकरीबन $550 स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग में लेते हैं। और इसमें आप फास्टेस्ट प्रोसेसिंग में भी जा सकते हैं, फास्ट ट्रैक के ऊपर भी जा सकते हैं अगर किसी को बहुत जल्दी चाहिए, किसी की कोई एज का प्रॉब्लम हो रहा हो तो। बट क्राइटेरिया समझना जरूरी है। क्राइटेरिया क्या है अकाउंटेंट्स का, या और पहले तो हम कहें कि अकाउंट्स और फाइनेंस की बॉडी के अंदर कौन से ऑक्यूपेशंस आते हैं। बिल्कुल, सिर्फ जनरल अकाउंटेंट नहीं है, ठीक है ना, इसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी है, इसके अंदर टैक्स अकाउंटेंट भी है, इसके अंदर ट्रेजर अकाउंटेट भी है, ठीक है ना, इसके अंदर एक्सटर्नल ऑडिटर भी है। तो ये 3, 4, 5 जो है वो ऑक्यूपेशन है जो इस बॉडी के तहत जाते हैं। और इसमें खास तौर पर जो बात याद रखने की है वो ये है कि आपकी जो डिग्री है वो ना सिर्फ बैचलर डिग्री ऑस्ट्रेलिया के इक्विवेलेंट हो, बल्कि जो इन बॉडीज ने 9 कोर्स सब्जेक्ट्स दिए हैं अकाउंटेंसी के, उसको मीट भी करना जरूरी है, जिसमें कुछ ऑप्शनल है और कुछ कंपलसरी है। तो वो मैं आपको जो है ना इसमें आपको आगे चल के बताऊंगा कि वो 9 कोर सब्जेक्ट्स को मीट करना जरूरी है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारा एमकॉम हो या हमारा एमबीए हो नॉर्मली अकाउंट्स और फाइनेंस के अंदर, वो मीटअप नहीं करता इस अकाउंटेंसी की उसमें। या तो आपको जो है वो चार्टर्ड क्वालिफिकेशंस को लाना पड़ेगा और एसीसी जैसी बॉडीज को लाना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सीपीए और आईसीए जैसी बॉडीज को जाना पड़ेगा। तो वो जब क्वालिफिकेशन चार्टर्ड होगी तो वो मीटअप कर जाती है रिक्वायरमेंट्स को। ये जो 9 कोर सब्जेक्ट्स हैं, 9 कोर सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए हमें जो है ना खास तौर पर जो लोग आते हैं मैं तो एमकॉम हूँ या बीकॉम हूँ या एमबीए मैंने किया हुआ है तो इवेल्युएट कर लें और मैं क्वालिफाई कर जाता हूँ, मेरे पॉइंट्स बन जाते हैं, ये कतई ऐसा नहीं होगा। और ताज्जुब की बात भी ये होती है कि कंसल्टेंट्स ने उनको कह दिया होता है कि यू आर गुड टू गो, लेकिन उनको रिक्वायरमेंट नहीं पता। हाँ, ऑब्वियसली अब देखिए ये चीज़ें आहिस्ता से खत्म होगी। हमने जो 2 साल पहले जो है वो एक बेड़ा उठाया था जो स्कैम्स, फ्रॉड्स और लोगों को एजुकेट करने का, अब उसके समरात आना शुरू हो गए हैं। लोगों को ये शऊर बेदार हो गया है, जैसे अब हम सियासी तौर पर शऊर बेदार हो गया है, उसी तरीके से हमने इमिग्रेशन में एक थोड़ा सा रेवोल्यूशन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की है कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि आप रिसर्च करें, पहले आप वो सारे तमाम कंसर्न्स को देख लें जो आपके करीब में है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, और फिर उनकी चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करें। सो नाउ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें आपने कहा 9 कोर सब्जेक्ट्स वगैरह जो है वो होना ज़रूरी है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के आगे कुछ पॉइंट्स हैं तो मैं चाहूँगा आप वो बगैर बताना शुरू कर दें। देखिए, एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने बता दी कि 9 कोर सब्जेक्ट्स हैं, उसको हम अभी आपको डिफाइन कर देते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इस असेसिंग बॉडी के साथ आपको एकेडमिक आइल्स की ज़रूरत है। एकेडमिक आइल्स जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो भी 7 in each लाजमी आपको करना चाहिए। अब अगर कोई शख्स एकेडमिक आइल्स नहीं कर पाता है तो उसको चाहिए कि वो पीटीई के ऊपर जाए। पीटी एकेडमिक ही इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है, या सीआई की तरफ चले जाए। लेकिन आपको पीटी या आइल्स चूंकि रेडीली अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर खासतौर पर, तो इस पर जाना चाहिए। पीटी ज़्यादा रिकमेंडेड है आजकल, जो हमने हर जगह पर भी लोगों को बताया और एडवाइस किया है। तो उसमें भी अगर आप जाएंगे तो 65 in each मिनिमम होना चाहिए। सो ये स्किल असेसमेंट फाइल करने से पहले ही चाहिए? बिल्कुल ही, उसके साथ ही चाहिए। आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी, अगर आपकी सबमिट होगी तो वो रिफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि अगर मेरे 9 कोर भी हैं और मैं 6 बैंड के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, एकेडमिक में खड़ा हुआ हूँ, तब भी मैं एलिजिबल नहीं हूँगा। अब यहाँ पर बात समझ में आ गई कि असेसिंग जो बॉडी है वो आपको पॉजिटिव असेसमेंट दे देगी, जो कि जरूरत है इमिग्रेशन की, सिर्फ आपके क्वालिफिकेशन के असेसमेंट को करने के ऊपर। तो अब ये एक अकाउंटेंट अगर 0 एक्सपीरियंस के ऊपर भी है और 9 कोर सब्जेक्ट और 7 एकेडमिक आइल्स कर लिया है, तो वो जाकर NSW का 491 वीजा
अप्लाई कर सकता है, इसकी वो रिक्वायरमेंट जो वो दे रहे हैं, या 190 जो जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि वेव हम कर देंगे आपके एक्सपीरियंस को, तो ये बॉडी जो है वो काम कर जाएगी। इसके अलावा भी कुछ बॉडीज हैं वो आगे चल के और बता देंगे। तो कहने का मकसद ये है कि असेसमेंट इनका ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हो जाता है। बिल्कुल ऐसी है। तो हमें अगर आपको जरूरत है आप $265 एडिशनल पे करें और जो है एम्प्लॉयमेंट का स्किल असेसमेंट ले लें। अगर आपको कंफर्म करना है कि मेरे यही जो मैंने क्लेम किया है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया है या जनरल अकाउंटेंट किया है, मैं उसमें सही फिट हो रहा हूँ, तो आप ले सकते हैं, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। आप इसके बगैर भी जो है वो अपना स्किल इमिग्रेशन चला सकते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है सिर्फ ये चीज़ फुलफिल करने के लिए। ऑलराइट, सो इसमें अगर हमने ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लिया कि एकेडमिक आइल्स के अंदर 7 ईच हो गया या पीटीई में 9 कोर सब्जेक्ट्स हो गए और साथ में ये जिस तरह आपने बताया, तो डॉक्यूमेंटेशन आप किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? क्या क्या उनको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी असेस करवानी है? देखिए, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जब एसेस कराने जा रहे हैं, जैसे हमने कहा कि आईपीएस से चले जाएं, सीपीएस से चले जाएं, सीडब्ल्यू एनजेड से चले जाएं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट तो देना ही है, अपना एक सीवी भी आपने देना ही है, और एकेडमिक जब चूंकि बात आ रही है, एकेडमिक प्रूफ करना है हमने, तो आपने अपनी डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट सारी आपने देनी है। और जहां पर आपकी डिग्रीज जो है, जिस तरह की हमारी हैं सीपीए के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो, या आईपीए के अंदर जा रहे हैं, तो हमारी जो डिग्रीज हैं खासतौर पर चार्टर्ड क्वालिफिकेशन जो है, तो वो एज सच डायरेक्टली रिकॉग्नाइज नहीं होती है। तो उसके लिए आपको अपने सिलेबस भी देने पड़ेंगे, कंटेंट्स भी आपने देने पड़ेंगे सब्जेक्ट्स के, क्योंकि आपको बताना है कि मैं 9 कोर्स सब्जेक्ट्स कहाँ मैंने कवर किए, आउटलाइन उनको दिखानी पड़ेगी। जी हाँ, वो दिखाने पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रूफ करने जा रहे हैं, जो मैंने कहा एडिशनल है और मैंडेटरी नहीं है, तो तब आपको फिर एक्सपीरियंस लेटर्स और आप उसके डिटेल्स सारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपके पेमेंट एविडेंसेस भी आपको दिखाने पड़ेंगे। वेयरएज अगर नहीं है और आप नहीं क्लेम करना चाह रहे तो इट्स ऑल ओके, बाद में आप इमिग्रेशन में इसको जाकर क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स वहाँ लेने हमने। राइट, तो ये रिगार्डलेस कि हम अपना एक्सपीरियंस इवैल्यूएट करवाएं बॉडी से या ना करवाएं, हम फिर भी एक्सपीरियंस के पॉइंट्स अगर आप अकाउंटेंट हैं, आपको पता है कि मैं अकाउंटेंट हूँ, या मैं टैक्स अकाउंटेंट हूँ, या मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ, और या मैं जो है ना एक्सटर्नल ऑडिटर हूँ, तो ये वो जो ऑक्यूपेशन जो ये बॉडी डील करती है, तो इसके अंदर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप समझते हैं, आपका एडवाइजर आपको एडवाइस करता है, तो गो हेड और आप करें, क्योंकि आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, उसको इवैल्यूएट भी कराना पड़ेगा उसको। उससे ज़्यादा बेहतर एडवाइस ये है कि आप जब ये असेसमेंट पॉजिटिव ले लें, तो फिर आप जाकर माइग्रेशन में उसको क्लेम करें, क्योंकि बहुत आपका सिंपल और कोई उसके अंदर अगर एम्बिग्यूटी नहीं है कि आपको नजर ही नहीं आ रहा या समझ ही नहीं आ रहा कि अकाउंटेंट है, ये नहीं है एक्सपीरियंस के अंदर, तो ये सच है। तो मेरा ख्याल है कि डॉक्यूमेंटेशन वाइज देखा जाए तो थोड़ा आसान है मुख्तलिफ बॉडीज से, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस इवैल्यूएट करना कई जगहों पर मैंडेटरी हो जाता है। तो मैं चाहूँगा जरा अगर आप 1 बाय 1 बता सकें कि 9 कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या फॉल करता है, तो हमारी ऑडियंस को बड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। जी हाँ, उससे पहले भी एक चीज़ मैं बता दूं कि बिल्कुल क्योंकि एम्प्लॉयमेंट आपको एज सच जो है वो प्रूव करने नहीं जा रही होती, तो एक चीज़ तो आसान है, बट एक चीज़ मुश्किल भी है कि आपको आइल्स एकेडमिक 7 इन ईच या पीटी आपने 65 इन ईच आपने करना ही करना है असेसमेंट में, तो ये थोड़ा सा जो है कई जगह पर लोगों के लिए दुश्वारी का सबब बन जाता है। वेरएस 9 कोर्स सब्जेक्ट जो हम आप आज जो है वो लोगों को बता देते हैं कि ना तकरीबन में 12 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से कुछ ऑप्शनल हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ कंपलसरी हैं, जैसे बेसिक अकाउंटिंग है, ये आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट है कि ये कंपलसरी है। उसके बाद आपके पास है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होना चाहिए आपके पास, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग आपके पास होना चाहिए, ये भी कंपलसरी में आता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई होना चाहिए, ये भी कंपलसरी सब्जेक्ट है। बिजनेस लॉ इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट लॉ, ये भी कंपलसरी है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, ये भी कंपलसरी है। ना ऑप्शनल के अंदर आपके पास टैक्स लॉ है। फिर जो ऑप्शनल के अंदर लास्टली है आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस जो है सब्जेक्ट है, ये आपके टेम्पररी और या ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आ सकते हैं। तो 9 कोर ही आपको देखने हैं, जिसमें से कुछ ऑप्शनल हैं और कुछ जो है कंपलसरी है उसके अंदर, और उनकी कोर्स आउटलाइन दिखा के आप असेसमेंट करवा सकते हैं ना। जिस तरह शुरू में शायद आपने फीस इसकी बताई थी कि क्या कुछ खर्चा आ जाएगा, मैं चाहूँगा दोबारा से अगर आप रिपीट कर देंगे क्या इसकी एग्जैक्ट फी असेसमेंट की? देखिए, आईपी से करने जाएंगे तो $550 इसकी फीस है, और फास्ट ट्रैक अगर हम ले लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो क्या एक एवरेज टाइम हम ज़हन में रख सकते हैं 2 से 3 महीने ठीक रहेगा? 2 से 3 महीने अभी है, उससे ज़्यादा भी तो कभी लग जाए, लेकिन अगर फास्ट ट्रैक में करते हैं तो विद इन अ मंथ जो है ये प्रोसेस हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सो लास्टली मैं चाहूँगा अगर आप कोई प्रो टिप्स देना चाहें हमारे नाजरीन को कि रिफ्यूज़ल से किस तरह बचा जा सकता है। एक तो बड़ी आपने वाज़ेह शुरू में बता दी कि बीकॉम एमकॉम वालों का तो काम ऐसा ज़्यादा बनेगा नहीं, तो अगर इसमें कुछ है तो आप देना चाहें। कॉमन मिस्टेक ये जो मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, ऑस्ट्रेलिया से ही हमने एक बनाई थी कि कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर आप जो है ना वो तवज्जो दें जब भी आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें। ऑस्ट्रेलिया एक बेहतरीन मुल्क है, कनाडा के कंपैरिजन के ऊपर
ऊपर है, एक ही जो है स्टेटस के ऊपर है दोनों कंट्रीज। जी हाँ, ये भी मैं आपको पासपोर्ट की जो इंडेक्सिंग है आप जाके चेक कर लीजिएगा, तो एक ही इंडेक्सिंग के अंदर है, 19-20 का फर्क दोनों टोरंटो और सिडनी के अंदर अगर हम देखेंगे लिविंग के अंदर आपको मिल रहा होता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया 2012 से लेकर 19 तक, और उसके बाद पैंडेमिक आ गया और उसके बाद उन्होंने सख्त कर दी पॉलिसी। अब जब शुरू हुआ तो सबसे पहले ही हम आवाज़ लगाने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो शुरू हो रहा है, एंड देन हमने लोगों को अवेयरनेस इसके अंदर दी। तो एक अच्छा है, सिर्फ कोशिश करें, ध्यान में रखें कि जब भी आप जिस ऑक्यूपेशन पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं, बीट अकाउंटेंसी या किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर, आपको उसके ऑक्यूपेशंस की भरपूर आगाही होनी चाहिए। आप खुद नहीं ढूंढ सकते हैं तो आप कंसल्टेंट से भी कहें कि वो आपको दिखाए, बताए, समझाए, ताकि आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हों। बिल्कुल यही वजह है कि मैंने शुरू में कहा कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को आपसे बेहतर और कोई जान नहीं सकता, क्योंकि हमारे फुटप्रिंट्स भी आपका ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड रियलिटी को जानना और फिर लोगों को वही सारा कुछ बताना। नाउ लास्टली अकाउंटेंट्स हजरात, अब ठीक है ये सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर लेते हैं, अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन जब वो कट ऑफ की तरफ देखते हैं कि जी पॉइंट्स स्कोर क्या चल रहा है, तो कभी नज़र आता है कि जी शायद 75 है, कभी 85 है, कभी 95 है, तो वो अक्सर दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि मेरे शायद कम बन रहे हैं, कट ऑफ ऊपर है, तो वो कंसल्टेंट क्यों कह रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ और मुझे क्यों अप्लाई करना चाहिए। तो ये बड़ा एक कॉमन सवाल आ रहा होता है। बिल्कुल ये ऐसे ही है, और मैं ये रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर ये सवालात और ऐसे लोगों को उससे मुझे होता है वास्ता। मैं उन लोगों को एजुकेट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि आपको एजुकेट किए बगैर बात समझ में नहीं आएगी। एग्जैक्टली मैं लोगों को बताना यही चाह रहा होता हूँ कि जब आप बैलेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं या अप्लाई करते हैं, तो आप प्रीवियसली कट ऑफ्स को देखकर अपने माइंड्स नहीं बनाते। क्योंकि वो ट्रेंड बेस्ड तो हो सकते हैं, लेकिन ट्रेंड कभी भी फॉलो करेगा या नहीं करेगा गवर्नमेंट ने नहीं बताया हुआ। तो बड़ा कॉमन सेंस से आपने सोचना है कि आप पीछे देखकर आगे की बात को सोच रहे हैं। आपको आगे के लिए प्रिपेयर करना है, अभी आपने अपने प्री रिक्विजिट्स को कंप्लीट करना है, फिर आपने पूल में आना है, एंड देन गवर्नमेंट ने आपको टाइम दिए हैं, इसीलिए पूलिंग टाइम होता है कि आपका एक एप्लीकेशन का जो पूल टाइम है ऑस्ट्रेलिया में 2 साल है, वेयर एज कनाडा में 1 ईयर है, उसके बाद आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ती है। तो वो हैसल से भी आपको बचाया हुआ है, तो थोड़ा सा वेट करना भी सीखें। लेकिन आप प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट नहीं करेंगे, इस बुनियाद पर अप्लाई करना छोड़ देते हैं कि वो तो 80-85 चल रहा है, तो होगा क्या? होगा वही जो फिर हमने एक दफ़ा कहा था कि अकाउंटेंट भाई अप्लाई करना शुरू करें, और लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे नहीं सर 100 पे चल रहा था और 150 पे चल रहा था और दिस एंड दैट, और तो हम तो करेंगे नहीं, क्यों करें? और उसके बाद लोगों ने देखा कि वो 65 पे भी एक दफ़ा ड्रॉप डाउन, वो एक दफ़ा ड्रॉप डाउन हो, 2 दफ़ा हो या बिल्कुल भी ना हो, यू नेवर नो। आपको इस बुनियाद के ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट आपकी होना चाहिए, चाहे आप किसी कंसल्टेंट से करें या ना करें, आपको अप्लाई करना है, प्री रिक्विजिट कंप्लीट करनी, पूल में चले जाना है, एंड देन वेट फॉर योर टर्न। एटलीस्ट बेसिक्स को समझें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ सोच समझ के टाइम दिया 2 साल की पूलिंग। देखिए कोई गारंटी नहीं दी हुई ना, उन्होंने कोई ट्रेंड को फॉलो करना ही है। हाँ चला आ रहा है, पिछले की आपको चीज़ें भी देखनी पड़ेगी। पिछले 2018 से 20 तक जो है, 19 तक जो है, इन्होंने सख्त कर दिया ऑफशोर्स के लिए, गवर्नमेंट चेंज थी, अब गवर्नमेंट लेबर की है। फिर आपका जो है अब पैंडेमिक के बाद से उनको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए इन चीज़ों को गनीमत जाने, अप्लाई करें, नो मैटर क्या है, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप करके अगर आप पूल में आ जाते हैं और आपको इमिग्रेशन मिल जाता है, तो सारे आपके मसाइल खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पूल में जाना बेसिक है, रिक्वायरमेंट बेसिक कोई भी हो, चाहे वो कनाडा हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, ये हम बात को समझाते हैं। देखिए आप बाहर बैठे हुए भी तो नहीं हो रहा ना, ऐसा ही है। और ऐसा तो नहीं कि आप करोड़ों रुपए लाल कर पूल में आ रहे हैं, आपका एक छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट होता है, होगा या नहीं होगा वो बात की बात ऐसे ही है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं, नॉन एलिजिबल को ना लेके आए, ऐसे ही है। इन चीज़ों को बस देख लें कि फ्रॉड हो रहा है नहीं हो रहा है, स्कैम्स क्या है, कोई चीज़ अवेलेबल है, एप्लीकेबल है या नहीं है, दैट्स इट। अगर आप ये सब चीज़ों को सिक्योर करके पूल में आते हैं, आपके चांसेस हैं जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इतने हज़ारों लोगों को जो एक कंपनी या लोग जा चुके हुए हैं उनको आपको मद्देनजर रखना चाहिए, रादर देन ये है वो कट ऑफ्स को सिर्फ और से फॉलो करते रहे। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। सो सर आई गेस हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और इसी तरह से हम इस सीरीज़ को जारी रखेंगे, मुख्तलिफ और ऑक्यूपेशंस पे भी स्किल असेसमेंट के हवाले से आपसे डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं या इन ऑक्यूपेशंस की जिनमें हमने जिक्र किया उसमें फॉल करते हैं और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो डू गेट इन टच विद एक्सपर्ट्स एट सुपीरियर कंसल्टिंग। विल बी डेफिनेटली हैप्पी टू असिस्ट यू टू, एंड इफ यू लाइक दीज काइंड ऑफ वीडियोस, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. This is Abu Bakr Adil signing off. See you in the next one.